नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी का शीर्षक है वंश। कहते हैं अति हर चीज़ की बुरी होती है, फिर चाहे वो प्यार की ही क्यों ना हो। वंश के लिए उसके घर वालों का प्यार कैसे उसके पतन का कारण बनता है, ये जानने के लिए कहानी के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। देव एक सरकारी कार्यालय में काम करता था। अच्छी खासी सैलरी थी उसकी। अमीर माता पिता की इकलौती संतान था वो। इसी वजह से उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। देव की शादी अनुप्रिया से हुई थी। देव उसे प्यार से अनु बुलाता था। अनु माँ बनने वाली थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार माँ बन रही थी। इससे पहले भी अनु 5 बेटियों की माँ बन चुकी थी। बहुत कमजोर हो गई थी अनु। वो तो बस 1 या 2 बच्चे ही चाहती थी शुरू से, पर पति और सास की लड़के की चाहत ने उसे मजबूर कर दिया। हालांकि उसने बहुत कोशिश की थी उन लोगों को समझाने की कि हम लोग एक लड़का अनाथ आश्रम से गोद ले लेंगे, पर अनु की सास का कहना था कि अपना खून अपना ही होता है, एक बार कोशिश करके और देख लो, क्या जाएगा तुम्हारा। अनु की इसी कोशिश के चक्कर में घर में 4 बेटियां आ गई थी और अब वो 5वीं बार माँ बनने जा रही थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी वो। हर समय उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती थी कि इस बार भी अगर लड़की हुई तो क्या होगा। क्या ये लोग फिर से बोलेंगे कि एक बार कोशिश और करके देख लो। बहुत थक चुकी थी वो कोशिश कर करके। अब उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। वो हर समय उदास रहने लगी थी। अनु का किसी भी काम में मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि वो अपने खाने पीने का भी ठीक से ध्यान नहीं रखती थी। 9वां महीना चल रहा था उसका। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी की तारीख पास आ रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो देव उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। अनु की हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत भर्ती कर लिया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी तो डॉक्टर को उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। अनु मन ही मन ईश्वर को मना रही थी कि हे ईश्वर, मुझे इस बार बेटी नहीं बेटा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद भगवान ने उसकी सुन ली थी, उसको बेटा ही हुआ। लेकिन अफसोस, वो उसका चेहरा देखने के लिए जिंदा न रह सकी। चली गई वो हमेशा के लिए सबको रोता छोड़कर। उसकी किस्मत में शायद बेटे का मुंह देखना लिखा ही नहीं था, या फिर उस बच्ची की किस्मत में माँ का प्यार नहीं था। पता नहीं होने को क्या मंजूर था। देव बिखर चुका था। बच्चों के सिर पर से माँ का साया हमेशा के लिए उठ चुका था। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, कैसे संभाले वो बच्चों को और खुद को। कहाँ से लाए वो माँ का दूध उस नन्ही सी जान के लिए। कहाँ से लाएगा वो उस नन्ही सी जान के लिए माँ की गोद। लेकिन कहते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है। 3 साल बीत चुके थे अनु को इस दुनिया से गए हुए। देव ने अपने बेटे का नाम वंश रखा था। पूरे घर में सभी की आंखों का तारा था वंश। दादा दादी तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, और बहनें तो उसकी सेवा में हर वक्त ऐसे हाजिर रहती थी जैसे कि वो कोई कहीं का राजकुमार हो। उसकी ऐसी कोई भी फरमाइश नहीं थी जिसे देव पूरा न करता हो। उसके मुंह से एक बार जो निकल गया वो काम देव तुरंत पूरा कर देता था। देव ने वंश का एडमिशन शहर के एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया था। वंश पढ़ने बहुत अच्छा था। स्कूल में सभी उससे बहुत प्यार करते थे। 4th क्लास तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वंश के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा था। अब वो क्लास में किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। कभी कभी तो टीचर से भी बदतमीजी कर देता था। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी आदतें खराब होती जा रही थी। वजह थी उसका पूरा परिवार। दादा दादी वो तो उससे किसी को कुछ बोलने ही नहीं देते थे। अगर गलती से भी किसी ने उसे कुछ बोल भी दिया तो बस समझो उसकी शामत ही आ जाती थी। इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता था। बहनें उसे कुछ भी काम करने नहीं देती थी। अगर उसे 1 गिलास पानी भी पीना होता था तो वो भी खुद लेकर नहीं पीता था। और वंश का पिता देव, अगर उसके वश में होता तो वो वंश के लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाता। देव वंश के लिए हर महंगी से महंगी चीजें लेकर आता था। शायद यही कारण था कि वंश दिन ब दिन जिद्दी और बदतमीज होता जा रहा था। अगर उसे कोई भी चीज पसंद आ गई, चाहे वो चीज किसी और की ही क्यों ना हो, वो उसे हर हाल में हासिल कर लेना चाहता था। वंश अब स्कूल से कॉलेज में आ गया था।
सब कुछ बदल सा गया था। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी उसकी आदत। अब तो वो और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगा था। हाँ, एक आदत थी उसमें जो बहुत अच्छी थी। पढ़ाई में तो वो होशियार था ही, और वो कभी भी किसी भी कमजोर इंसान को नहीं सताता था, बल्कि वो उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करता था। वंश ने कई बार कॉलेज में उन बच्चों की फीस भरी थी जिन बच्चों के माता पिता गरीब थे। शायद उसकी यही अच्छाई बाकी सब बुराई को ढक देती थी। एक था राज, जो वंश की ही क्लास में पढ़ता था। वो भी बहुत पैसे वाले घर से था। राज के पापा उस कॉलेज में ट्रस्टी थे। बहुत दबदबा था उनका वहां पर। शायद यही वजह थी कि राज किसी से नहीं डरता था। उसे अपने पापा के पैसों पर बहुत घमंड था। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वंश को छोड़कर क्लास के सारे बच्चे उससे डरते थे। राज वंश से बहुत चिढ़ता था। वो किसी भी तरह से वंश को कॉलेज से निकलवाना चाहता था। वो मौके की तलाश में था। उसे पता था वंश की आदत के बारे में कि वंश को जो चीज एक बार पसंद आ जाए वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता है। वंश की इस आदत के बारे में कॉलेज में लगभग सभी को पता था, और राज ने इसी बात का फायदा उठाया। राज के पास एक घड़ी थी जिसे उसके पापा ने राज के जन्मदिन पर उसे भेंट की थी। उस घड़ी में हीरे लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर घड़ी थी वो। एक दिन राज उस घड़ी को पहनकर कॉलेज आ गया। कॉलेज में जिसने भी उस घड़ी को देखा उसने उसकी बहुत तारीफ की। धीरे धीरे ये बात वंश को भी पता चल गई। उसने राज से पूछा कि वो ये घड़ी कहाँ से लेकर आया है। तो राज ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे ये घड़ी मेरे पापा ने गिफ्ट की है, इसलिए पापा को ही पता होगा। तो राज ने कहा, तुम पापा से पूछ कर आना वो कहाँ से लेकर आए हैं, मुझे भी चाहिए ऐसी घड़ी। राज ने कहा, ठीक है, कल मैं पापा से पूछकर तुम्हें बता दूंगा। दूसरे दिन शनिवार को राज कॉलेज नहीं आया। जब ये बात वंश को पता चली कि राज आज कॉलेज नहीं आया है तो वो बहुत बेचैन हो गया, क्योंकि अगले दिन रविवार था। इतना लंबा वक्त वो कैसे काटेगा, कैसे इंतजार करेगा। पर वो और कर भी क्या सकता था सिवाय इंतजार के। 2 दिन बाद जब वंश कॉलेज आया और उसने राज को वहां देखा तो उसने तुरंत उससे पूछा, यार बताना कहाँ से लाए तेरे पापा ये घड़ी। राज ने कहा, माफ करना यार, मैं तो पापा से पूछना ही भूल गया, कल पक्का पूछ लूंगा। दूसरे दिन जब वंश ने राज से पूछा, क्या हुआ यार, तूने पूछा पापा से? तो राज ने कहा, अरे यार सॉरी, कल जब मैं कॉलेज से घर गया तो पापा ऑफिस के काम से शहर से बाहर चले गए थे और वो 4-5 दिन बाद आएंगे। वंश बहुत मायूस हो गया। 4-5 दिन भी बीत गए, बल्कि पूरा 1 हफ्ता ही हो गया था वंश को राज से पूछते हुए। पर राज हर बार कोई न कोई बहाना बना देता था। उसे बहुत मजा आ रहा था वंश को इस तरह परेशान देखकर। एक दिन वंश ने राज को बोला कि यार तू अपने पापा को बोलकर ऐसी घड़ी एक और मंगवा देना मेरे लिए। पैसों की कोई चिंता नहीं है, जितना बोलेंगे दे दूंगा। तो राज बोला, अरे यार कैसी बातें करता है, पैसे वाली कोई बात नहीं है, चल ठीक है, मैं पापा को बोल दूंगा। वंश खुश हो गया। धीरे धीरे करके पूरा 1 महीना बीत गया वंश को इंतजार करते करते। अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था। राज जानता था कि वंश को कोई भी चीज अगर पसंद आ जाए तो वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता है, फिर उसके लिए उसे चाहे मारपीट ही क्यों न करनी पड़े। और राज ये भी जानता था कि वंश उसके साथ ऐसा नहीं करेगा, तो उसने उसके लिए एक तरकीब निकाली जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। उसने वंश को बोला, आज छुट्टी के बाद कॉफी पीने चलेंगे। वंश को कुछ अजीब सा महसूस तो हुआ, क्योंकि राज उससे हमेशा दूर ही रहता था। वंश जानता था कि राज उसे पसंद नहीं करता, पर फिर भी वंश उसे मना नहीं कर पाया। वजह थी घड़ी। वंश को राज जैसी घड़ी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। इसलिए वो राज के साथ कॉफी पीने कॉफी हाउस चला गया। वहां पहुंचकर राज और वंश कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में राज ने अपनी घड़ी उतारकर वंश को दे दी और बोला, यार माफ करना, मैं पापा से बात नहीं कर पा रहा, तो ऐसा कर ये घड़ी अपने पास रख ले, मैं पापा से दूसरी मंगवा लूंगा। वंश ने उसे बहुत मना किया, पर राज ने उसे अपनी कसम देकर कहा, अगर तू ये घड़ी ले लेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए वंश ने घड़ी ले ली।
जब वंश उस घड़ी को पहनने लगा तो वंश ने उसे रोक दिया। बोला, यार आज मत पहन। वंश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? राज बोला, अरे यार कुछ भी नहीं, बस वो मेरी जो दादी है ना, वो थोड़ा पुराने ख्याल की हैं। वो कहती हैं कि कोई भी नई घड़ी कभी भी पहनो तो बस सोमवार को ही पहननी चाहिए। वंश बोला, अरे यार मैंने तो ऐसा कहीं भी नहीं सुना, और वैसे भी ये घड़ी तो पुरानी है। राज बोला, तू सही बोल रहा है यार, पर मुझे डर भी है, क्योंकि एक बार मैंने दादी के मना करने के बावजूद भी घड़ी पहन ली थी तो मेरी घड़ी खो गई थी, और तेरे लिए तो ये घड़ी नई ही है। वंश राज की बातों में पूरी तरह से आ गया था। वो राज के बुने जाल में फंस चुका था। वो समझ ही नहीं पाया कि राज उसे फंसा रहा है। घड़ी लेकर वंश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि वो ये घड़ी सोमवार को ही पहनेगा। दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन राज ने कॉलेज में सबसे ये बोला कि मेरी घड़ी कहीं खो गई है, मिल ही नहीं रही। राज की इस बात का पता वंश को नहीं था। उसके दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। सोमवार को जब वंश वो घड़ी पहनकर आया तो राज और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और उससे बोले कि अभी के अभी चल हमारे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में। वंश कुछ समझ नहीं पाया, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, उसने ऐसा क्या कर दिया, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उसने राज से पूछा, यार बता तो बात क्या है। राज ने उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मारकर कहा, चोरी करके कितना भोला बन रहा है, हिम्मत तो देखो इसकी, मेरी घड़ी चुराकर उसे पहनकर भी आ गया, बड़ा बेशरम चोर है ये। चोरी? चोरी शब्द सुनकर वंश के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने हैरानी से पूछा, मैंने क्या चुराया है, बोलो तो सही, क्या चुराया है मैंने? ये घड़ी चुराई है तुमने? राज ने झटके से वंश के हाथ से घड़ी खींचते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने? मैंने ये घड़ी चोरी की है? हाँ तुम चोर हो, तुमने मेरी घड़ी चुरा ली। तुम्हें मैंने बोला था कि अगर तुम्हें ऐसी घड़ी चाहिए तो मैं तुम्हें दूसरी मंगा दूंगा, और तुम मुझसे इसी को देने की जिद कर रहे थे। तुम्हें मैंने कितना प्यार से समझाया कि मुझे घड़ी ये मेरे पापा ने गिफ्ट की है मेरे बर्थडे पर नहीं, तुम्हें तो यही घड़ी चाहिए थी, तो बस इसलिए तुमने मेरी घड़ी चुरा ली। कितने बेशर्म हो तुम। क्या तुम्हारे माँ बाप भी ऐसा ही करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल करते होंगे, दूसरों को माल मार मार के ही तो ये इतने पैसे वाले बने फिरते हैं। राज के दोस्तों ने राज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अब तो वंश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। अब उसको सारी बात समझ में आ रही थी कि राज ने उसे जानबूझकर फंसाया है। उसने सोचा, अगर इस समय मैंने कुछ भी किया तो ये सब मिलकर पता नहीं क्या करेंगे। उसने तुरंत राज के पैर पकड़ लिए और घड़ी वापस करते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे। तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा, पर मेरी शिकायत मत कर। राज मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मैं इससे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। अब ये मेरे सामने हमेशा सर झुकाकर ही चलेगा। राज ने वंश को बोला, जा जा, ठीक है, नहीं करता तेरी शिकायत किसी से भी, पर हाँ एक बात याद रखना, मेरे सामने कभी भी कहीं भी अपना सिर ऊंचा करके बात करने की कोशिश मत करना। ठीक है, ऐसा बोलकर वंश सिर नीचा करके उस समय वहां से चला गया। उसके दिल में आग लगी हुई थी। आज उसके साथ इन लोगों ने उसके माँ बाबा को भी गाली दी थी। कितना गंदा इल्जाम लगाया था उसने उसके माँ बाबा पर। मैं राज को छोड़ने वाला नहीं, इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। राज ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस दिन से वंश मौका तलाश रहा था राज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। एक दिन उसे राज अकेला मिल गया। उस दिन उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे। बस फिर क्या था, वंश इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने देता। उसने राज को पकड़ लिया और इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। जब वंश राज की पिटाई कर रहा था उस समय एक लड़की ने उसे देख लिया और उसने जाकर वंश की शिकायत कर दी। सारे टीचर वहां आ गए, वंश को पकड़कर ऑफिस ले गए और राज को अस्पताल पहुंचा दिया गया। वंश के घर फोन करके उसके पिता को बुलाया गया। उन्होंने वंश से बात की तो वंश ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। उन्होंने प्रिंसिपल को बोला, अरे इसमें हमारी बेटी की क्या गलती, उसकी कोई गलती नहीं है, उस लड़के ने जैसा किया वैसा भुगता।
मेरे बेटे ने जो किया बिल्कुल सही किया। इसकी जगह कोई भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। अब तक राज के पापा भी आ गए थे। उन्होंने कहा, सर, या तो ये लड़का पूरे कॉलेज के सामने मुझसे और मेरे बेटे से नाक रगड़ के माफी मांगेगा और अपने मुंह से बोलेगा कि इसी ने मेरे बेटे की घड़ी चुराई थी, या फिर आप इसे इसी समय कॉलेज से निकाल कर बाहर कीजिए। वंश के पिता ने कहा, मेरा बेटा किसी से भी माफी नहीं मांगेगा। जब उसकी कोई गलती ही नहीं तो वो माफी किस बात के लिए मांगे? आप क्या निकालोगे उसे इस कॉलेज से? मैं खुद ही इसे यहाँ से ले जाऊंगा। आप क्या समझते हो बस यही कॉलेज बचा है मेरे बेटे के लिए पूरे शहर में? मेरा बेटा होशियार है, हमेशा फर्स्ट आता है, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा उसे। नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। राज के पिता ने बात काटते हुए कहा, कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हारे बेटे को एडमिशन। मैं कहीं होने नहीं दूंगा तुम्हारे बेटे का एडमिशन। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो मेरी पहुंच कहाँ तक है। उन दोनों में तू में बहुत बढ़ गई थी। सब लोगों ने मिलकर किसी भी तरह मामला शांत करवाया। मामला तो शांत हो गया, पर वंश को कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि उसने माफी नहीं मांगी। वंश घर आ गया। दिन पे दिन बीतते रहे, पर उसके पिता ने उसके लिए कॉलेज की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की थी। जब वंशी ने पूछा, पापा मैं कब तक घर पर बैठा रहूं, मुझे पढ़ना है। पापा मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। अरे बेटा क्या करेगा अब ज्यादा पढ़ के, जितना पढ़ लिया बहुत है, और हमें तुझसे कौन सी नौकरी वोकरी करवानी है। तू कोई अच्छा सा बिजनेस कर लेना। वंश ने घर में लगभग सभी को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे पढ़ना है, कुछ बनना है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अब वंश ज्यादातर घर में ही पड़ा रहता था। वंश की 2 बहनों की शादी हो गई थी, पर फिर भी वो दोनों अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी। कारण था वंश। उन दोनों को उसकी बहुत चिंता रहती थी, और वो दोनों ही नहीं बल्कि पूरा घर उसकी जी हुजूरी करता था। घर का सादा खाना तो वो कभी खाता ही नहीं था। उसको तो कभी डोसा, कभी छोला भटूरा, कभी आलू का पराठा, कभी मंचूरियन, और अगर कभी उसके घर में बनी कोई सब्जी समझ आ गई तो उसके साथ लच्छा पराठा खाता था। दाल रोटी के नाम से तो वो चिढ़ता था। पहले जब कॉलेज जाता था तो कम खाता था, पर अब तो हर समय घर पर अकेला रहता था तो कुछ न कुछ खाने को चाहिए। बहुत आलसी हो गया था वंश। अब तो बस उसे 2 ही काम अच्छे लगते थे, एक तो दिन भर टीवी देखना, और दूसरा हर समय कुछ न कुछ खाते रहना। धीरे धीरे करके बहुत समय बीत गया। वंश की 4 बहनों की शादी हो गई। देव भी अब बूढ़ा हो गया था। वंश के दादा दादी भी परलोक सिधार गए थे। घर में सिर्फ देव और वंश ही बचे थे। कहते हैं कि शेर भी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाता है, क्योंकि वो जानता है कि सारी जिंदगी वो अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता। एक दिन उसे खुद ही अपनी देखभाल करनी होगी। लेकिन यहाँ तो वंश के साथ उल्टा ही था। देव ने कभी भी नहीं सोचा कि उसके बाद वंश का क्या होगा, क्योंकि सभी लोगों के लाड़ प्यार ने उसे महा आलसी बना दिया था। वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। एक बार वंश की तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि फास्ट फूड खाने की वजह से हुआ है। वंश ने कुछ दिन घर का खाना खाया, वो भी बहुत मुश्किल से, और डॉक्टर की दवा भी ली तो कुछ दिनों में वंश ठीक हो गया। एक बार रात को अचानक देव के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। उस वक्त घर पर देव और वंश के अलावा कोई भी नहीं था। वंश देव को लेकर किसी भी तरह से अस्पताल पहुंचा। देव रास्ते में ही बेहोश हो गया था। वहां पहुंचने पर जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उसने वंश को बोला, वंश तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनकर उसे अचानक धक्का सा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी बहनों को फोन किया और सारी बातें बताकर अस्पताल का पता दे दिया। देव की मौत के बाद वंश बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसलिए चारों बहनों ने आपस में बात करके निर्णय लिया कि हम लोग बारी बारी से वंश के पास आकर रहेंगे। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे करके पैसे खत्म होने लगे, और बहनें भी, वो भी कहाँ तक मदद करती, क्योंकि उनका भी तो अपना परिवार था, ससुराल वाले थे। और वंश, वो तो कुछ करता ही नहीं था और न ही कुछ करना चाहता था। न ही कभी बहनों ने उसे एहसास दिलाया कि पापा अब दुनिया में नहीं है,
तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। वंश की खराब आदतों की वजह से कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उनके घर नहीं आता था। वंश की आदत जैसी थी वो बदल नहीं सकता था। उसके खर्चे भी कम नहीं हुए थे, तो बहनों ने आमदनी के लिए घर का ज्यादातर हिस्सा किराए पर दे दिया था। अब हर महीने जो किराया आता था वो वंश के लिए काफी था। एक दिन वंश की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसको लेकर वो लोग अस्पताल पहुंचे। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इसका लिवर बहुत कम काम कर रहा है, इसीलिए कुछ भी पचा नहीं पा रहा। इसको जितना हल्का और पतला पदार्थ खाने को दिया जाए उतना इसके लिए अच्छा है। कुछ ही दिन बाद वंश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो घर आ गया था। अब वो घर पर कुछ भी खाता तो उसकी हालत खराब होने लगती, यहाँ तक कि उसे रोटी भी नहीं पच रही थी। तो बहनों ने उसे सिर्फ हल्का भोजन देना शुरू कर दिया, कभी पतली दाल तो कभी दलिया। धीरे धीरे वंश की भूख खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उसे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं थी। उसे ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसने धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लिया था। बहुत कमजोर हो गया था वंश। अब तो वो अपने निजी काम भी खुद नहीं कर पाता था, उसके लिए भी उसे दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। ऐसी ही हालत में वंश कम से कम 2 से 3 साल तक जिंदा रहा और एक दिन हमेशा के लिए वो सो गया।